हेलो एवरीवन। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था परमाणु संरचना, और उस टॉपिक में से आज अपन कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मतलब उन टॉपिक में से किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को अपन को देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चनों को किस तरह से सोल्व किया जाता है। यह अपने को आज सीखना है कि क्वेश्चनों को किस तरह से अपन को सोल्व करना है। तो अपने पास यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और वो क्वेश्चन है ये वाला। तो आपको पहले जैसे ही क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। उसके बेस पर फिर ऑप्शन देखने हैं कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही है या ये वाला ऑप्शन गलत है। तो पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि निम्न क्वांटम संख्याओं के लिए कितने कक्षक संभव हैं जिनके लिए n की वैल्यू बराबर 3 और l की वैल्यू बराबर 2 और m की वैल्यू अपने पास +2 दे रखी है, +2 दे रखी है। ये अपने पास क्वेश्चन में बोला गया है। अपन इस क्वेश्चन को देख के ये मेजर कर रहे हैं कि अपने पास उसने 3 वैल्यू दे रखी है। वो दे रखी है मुख्य क्वांटम संख्याओं की, द्विघांसी क्वांटम संख्याओं की और चक्रण क्वांटम संख्याओं की वैल्यू दे रखी है। और पूछ क्या रखा है उसने, कक्षक संभव है। तो अपने पास जैसे अगर l की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे l की वैल्यू अपने पास 2। इसका मतलब है कि d कक्षक की बात हो रही है, d उपकोष की बात हो रही है, या फिर आप इसको d कक्षक की बात हो रही है, ऐसा बोल सकते हो। अब इसने m की वैल्यू दे रखी है +2, तो +2 बना सकते हो आप कि n की वैल्यू को अपने को कुछ लेना देना नहीं रहता, सिर्फ इस साइज के बारे में बताती है कि यहाँ पे इसका आकार क्या होगा। लेकिन बात है अपनी dl बराबर 2 के लिए और d कक्षक की बात हो रही है। तो यहाँ पे जैसे अपन d कक्षक बनाएंगे तो l की वैल्यू अपने पास कितनी, +2 है। तो यहाँ पे जैसे m की वैल्यू निकालते हैं अपन तो वो आती है +l से -l तक होती है। तो यहाँ पे l की वैल्यू निकालनी है तो +2, +1 0, -1 और -2। m की वैल्यू अपने पास 5 आ चुकी है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि जब अपन d कक्षक की वैल्यू लिख रहे हैं तो वहां पे अपने पास इसकी वैल्यू की +2, +1 0 और ये अपने पास -2। ये ऊपर वाली वैल्यू किसको बताती है, ये बताती है चक्रण क्वांटम संख्या या m की वैल्यू को बताती है। अब इसने दे रखा है कि अपने पास d उपकोष के बारे में बोल रखा है और m की वैल्यू +2 दे रखी है। m की वैल्यू अपने को +2 दे रखी है, तो अपने पास +2 वाला एक कक्षक है। और इस कक्षक में पूछ रखा है इसने कि निम्न क्वांटम संख्याओं के लिए कितने कक्षक संभव हैं जिनके लिए ये वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं कक्षक होता है ओनली अकेला, या आप इसको मैंने बोला था कि डिब्बा भी बोल सकते हो। जब अपन पूरे कक्षकों को मिला देते हैं तो अपने पास उपकोष बनता है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि इस कक्षक में यहाँ पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन रख दूं मैं, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रख दूं तो इसकी वैल्यू अपने पास ये बन सकती है n बराबर 3, l बराबर 2 और m बराबर +2 बन सकती है। यहाँ से अपने को ये पता लग गया कि कक्षक की बात हो रही है, मतलब अपने को एक डिब्बा लेना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। ये तभी आएगा तब अपने को अच्छी खासी नॉलेज हो क्वांटम संख्याओं के बारे में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन है अपना कि n बराबर 3 ऊर्जा स्तर के लिए संभव कक्षक सभी तरह की संख्या है। इसने वापस किसके बारे में पूछा है, इसने वापस पूछा है
कक्षकों के बारे में, वापिस कक्षकों के बारे में पूछा है। कक्षकों के बारे में पूछा है तो कक्षक निकालने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल जो कक्षक होते हैं ऑर्बिटल या ऑर्बिटल्स बोलते हैं, वो होता है अपने पास n स्क्वायर। और इसने अपने को n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है इसने 3। तो अपन को n की वैल्यू कितना रख दे हैं, तो अपने पास कितनी संख्या आ जाएगी, अगर n की वैल्यू 3 रख दूं, 3 का स्क्वायर कर दूं तो अपने पास हो जाएगा 9। तो यहाँ पे सभी तरह के जो कक्षकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 9 होगी। और डायरेक्ट अपन ने यहाँ से सोल्व कर लिया है। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को फॉर्मूले आने जरूरी है, तब अपन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोल रखा है कि कौन सा उपकोष मान्य नहीं होगा। उपकोष के बारे की बात हो रही है कि कौन सा उपकोष मान्य नहीं होगा। तो इनको अपने पास पहले तो ऑप्शन देखो कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 2D, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4F, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 6P और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है अपने पास 3S। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू की बात करूं फर्स्ट कोस के लिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई अपने पास 2 और l की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के लिए n की वैल्यू 4 है और इसके लिए l की वैल्यू हो जाएगी 3। और इसके लिए थर्ड ऑप्शन के लिए n की वैल्यू 6 है और l की वैल्यू अपने पास 1 हो जाएगी। और फोर ऑप्शन की बात करूं मैं, n की वैल्यू अपने पास 3 है और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे एक चीज मेजर करो, मैंने बोला था कि ऐसा उपकोष कभी बनाया नहीं जा सकता जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्याओं की वैल्यू समान हो। अर्थात मैंने बोला था कि दोनों की वैल्यू कभी भी समान नहीं होगी और नहीं ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अपन अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन को देख रहे हैं तो यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्याओं की वैल्यू भी 2 आ रही है और द्विगंशी क्वांटम संख्याओं की वैल्यू भी 2 आ रही है। दूसरे में देखें तो n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 4 नहीं होगी। अगर n की वैल्यू अपने पास 6 है तो l की वैल्यू 1 हो सकती है और n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू अपने पास 0 हो सकती है। सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें n और l की वैल्यू समान आ रही है और इस तरह का उपकोष अपन बना नहीं सकते, इसलिए आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट वाला अपना आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपने पास ये वाला, कौन से कक्षक में नोडीय तल पाया जाता है। नोडीय तल की बात हो रही है कि कौन से कक्षक में नोडीय तल पाया जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि नोडीय होता क्या है, पहले तो इसके बारे में बोला था। तो यहाँ पे अगर l की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू से अपने को कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी देख ले कि n की वैल्यू क्या दे रखी है, समान तो नहीं है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 दे रखी है, l की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 3 दे रखी है तो l की वैल्यू 0 होगी। अगर n की वैल्यू 2 दे रखी है तो l की वैल्यू 1 होगी। और यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 दे रखी है तो यहाँ पे l की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पे आप लोगों को जैसे l की बात कर रहे हैं, s के लिए बात हो रही है, ये s कक्षक के लिए, ये s के लिए, ये s के लिए और ये p कक्षक के लिए बात हो रही है। और मैंने बोला था कि नोडीय तल जो होता है वो नोडीय जो होता है, नोड किसे बोलते हैं, नोड जो होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है
वो सबसे कम होती है। और मैंने इनकी लोब्स भी बना के बताया था, तो वहां पे बीच में एक सेंटर ऐसा आता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि ये एसएस के लिए बता रहा है जबकि थर्ड वाला पी के लिए बता रहा है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2s कक्षक में नोडल सतह की संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कौन से कक्षक की बात कर रहा है? ये 2s कक्षक की बात कर रहा है और पूछ रहा है नोडल सतह की संख्या। और नोडल सतह की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि यहाँ पे नोडल सतह की संख्या जो निकाली जाती है वो n माइनस एल माइनस के 1 होती है। इस फॉर्मूले से अपने पास किसको निकाला जाता है? नोडल सतह की संख्या को निकाला जाता है। और अपने को ये बताना है कि इसमें नोडल की संख्या या नोडल सतह की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू अपने पास दे रखी है इसने, आगे वाली संख्या n की वैल्यू बताती है, इसके बाद में ये वाली संख्या l की वैल्यू बताती है। तो l की वैल्यू होती है 0 1 2 3 as के लिए, p के लिए, d के लिए, ये f के लिए। और n की वैल्यू दे रखी है इसने, n की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू 2 माइनस इसके लिए कितनी होगी 0 0 माइनस के 1, तो प्लस 2 में से माइनस के 1 जाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में ऐसा है क्या? जी इसमें ऑप्शन में ऐसा है। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? फर्स्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और ऑप्शन हो जाएगा अपना सेकंड वाला सही, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अपने पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के आप लोग ये कंफ्यूजन मत होइएगा कि सर कोस उपकोष के बारे में तो हम लोग सिर्फ 4 उपकोष के बारे में जानते हैं। वो उपकोष अपने पास एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और ये एफ उपकोष, आगे के उपकोष के बारे में तो जानते ही नहीं है। तो फिर ये एफ उपकोष कहाँ से गया? तो मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि 4 उपकोष हो, आगे कितनी भी संख्या में अपन उपकोष बना सकते हैं, लेकिन बात यह आ जाती है कि अपना जो काम होता है वो 4 उपकोष में ही कवर हो जाता है, इसलिए अपन आगे के उपकोष पढ़ते नहीं है। लेकिन इसने दे रखा है जी एच उपकोष दे रखा है, तो यहाँ पे एस पी डी एफ जी उपकोष भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, अपने पास कुछ भी हो सकता है। तो अपने को यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। उपकोष में कक्षकों की संख्या निकालने के लिए अपने पास पहले l की वैल्यू आनी चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2l प्लस के 1, ये फॉर्मूला होता है। और अपने को अगर l की वैल्यू मिल जाए तो अपन उपकोष की संख्या बता सकते हैं। तो इसकी वैल्यू है अपने पास 0 1 2 3 4 5 और ये अपने पास 6, अपने पास कितनी हो जाएगी? ये 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा एस पी डी एफ, जी नहीं होगा यहाँ पे जी, और ये क्या हो जाएगा एच। ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने आपको सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ाया था कि इसके लिए एस की वैल्यू कितनी होगी, पी के लिए कितनी होगी, डी के लिए कितनी होगी और एफ के लिए कितनी होगी, और ये मैंने नहीं पढ़ाया था, जी और एच के लिए नहीं पढ़ाया था। तो आगे चलते जाओ, वैल्यू बढ़ाते जाओ, आगे जैसे जैसे चलोगे एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे पूछा है इसने एच उपकोष के लिए, तो एच उपकोष के लिए एल की वैल्यू है अपने पास L बराबर 5। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में रख दो। तो यहाँ पे 2 into 5 करते हैं प्लस के 1, तो यहाँ पे अपने पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 11। क्या ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है क्या कि 11 है? जी इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोष की संख्या अपने पास 11 होगी और ये अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। इसके बाद में जो सेकंड वाला क्वेश्चन है या नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो है अपने पास बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इस क्वेश्चन को अधिकांश बच्चे जो होंगे वो सही करेंगे।
या गलत करेंगे। तो यहाँ पे ज्यादातर जिस तरह से पढ़ाया जाता है या शब्दों पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये क्वेश्चन गलत ही होगा। मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन की स्थिति या पोजीशन का पता करना है तो अपने को 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होगी, लेकिन पोजीशन के बारे में या स्थिति के बारे में करना था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। उसने पोजीशन पूछा है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पूछा है, तो अपने पास आंसर होगा वो होगा 3rd, और बच्चे करके आएंगे 4th। यहाँ पे 4th क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4th जो क्वांटम संख्या थी वो थी चक्रण के बारे में, वो स्थिति के बारे में नहीं बता रही थी। वो किसके बारे में बता रही थी? वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बता रही थी। इसलिए इसका आंसर होगा वो होगा 3rd, कि सिर्फ 3 क्वांटम संख्या ही पोजीशन का पता लगाती है या फिर स्थिति का पता लगाती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा उसकी बात करते हैं। बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो कि क्वेश्चन बोल क्या रखा है। 4D इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न में से कौन सा सही है? मतलब ये इसने सेट दे रखा है, चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू बता रखी है कि n की वैल्यू ये है, l की वैल्यू ये है, और इसने s की वैल्यू ये दे रखी है। यहाँ पे m की वैल्यू गायब है, इसका मतलब प्रिंट आउट सही है। हाँ सही है, बिल्कुल गलत नहीं है क्वेश्चन। m की वैल्यू गलत दे रखी है या नहीं दे रखी, अपने को इससे मतलब नहीं है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस चीज को समझिएगा। यहां पे चलो 4D इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है, किसके लिए बात हो रही है? 4D इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो 4D इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता है आगे वाली संख्या किसको बताती है? n की वैल्यू को बताती है। तो n बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। और ये d किसको बताती है? कोष के बारे में। और l बराबर 2 किसके लिए होता है? d के लिए होता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अपने पास चक्रण की वैल्यू हो जाएगी +1/2। बस इतना सा सोल्व करने के बाद ही अपना आंसर आ जाएगा कि आंसर करना कैसे है। तो पहला ऑप्शन देखो, पहला अगर आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो इसमें दे रखा है n बराबर 4 और n बराबर 4, n बराबर 4, n बराबर 4, मतलब n तो सभी में क्या दे रखा है? सेम दे रखा है। और ध्यान दीजिएगा, जो चीज सेम होती है वो कभी रिजल्ट डिसाइड नहीं करती है, ताकि अपन उसके बेस पर रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद में l की वैल्यू कितनी दे रखी है? l की वैल्यू अपने पास कितनी है? 2। तो यहाँ पे l की वैल्यू 2 दे रखी है, यहाँ पे l की वैल्यू 2 दे रखी है। इसमें कितने? 3 और 3। तो ये दो ऑप्शन तो अपने करेक्ट होंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने l की वैल्यू 3 दे रखी है और इन्होंने l की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, और अपने पास l की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही इस ऑप्शन को देख रहे होंगे तो यहाँ पे चक्रण की संख्या 0 दे रखी है, 0 दे रखी है। और इलेक्ट्रॉन अगर चक्रण कर रहा है तो उसके s की वैल्यू 0 कैसे होगी? या तो प्लस में होनी चाहिए या माइनस में होनी चाहिए। कितनी होती है? 1/2। तो किसमें दिख रहा है? सिर्फ इस फर्स्ट ऑप्शन में अपने को प्लस के 1/2 दिख रहा है। तो अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हो 2 ऑप्शन को, लेकिन वो तरीके होते हैं कि किस तरह से अपन को 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ही सिलेक्ट करने हैं और 2 ऑप्शन में से भी कौन से ऑप्शन सही होगा। अगर ये अपने को सीखना है तो इसके लिए अपने को प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है।
कि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अपन जितनी ज्यादा करें अपनी अप्रोच ज्यादा बढ़ेगी। अगर अपन केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन करने के तरीके अगर सीखने तो अपने को पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन करो, उसके बाद में थोड़े हाई लेवल से क्वेश्चन करो, और जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं तो अपनी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि अपन ऑप्शन को देख के ही टिक कर देते हैं बिना सोल्व किए हुए ही। और खास बात है कि अगर अपन कंपटीशन कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी हो कंपटीशन अगर कर रहे हो, तो कभी भी अपने को 4 ऑप्शन सोल्व नहीं करने। अगर 4 ऑप्शन अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास टाइम को भी मेंटेन करके चलना पड़ता है कि कम टाइम में क्वेश्चन कैसे ज्यादा करने हैं। अभी तो ये क्या है, फर्स्ट क्लास है, इसकी वजह से मैं 4 ऑप्शन को सोल्व करा रहा हूँ, लेकिन जब लाइव आऊंगा तब मैं आप लोगों को क्वेश्चन किस तरह से कटते हैं या अपन किस तरह से उनको क्रॉस कर सकते हैं वो बताऊंगा कि किस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन होगा यदि n बराबर 3 हो तो l का मान सही होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि n बराबर 3 है, तो यहाँ पे l की वैल्यू पूछ रखी है। तो आपको पता है कि n और l की वैल्यू समान नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और नहीं क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन n की वैल्यू से कम हो सकती है। अपन ने ऑप्शन को देखा तो पता लगा कि 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और ऑल कर रखा है, तो कैसे निकालेंगे। तो अगर l की वैल्यू 3 दे रखी है तो l की वैल्यू 2 ना हो सकती है या नहीं हो सकती, और l की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। l की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, माइनस में नहीं होगी, नहीं प्लस में होगी। तो तीनों वैल्यू हो सकती है जब अपने पास मुख्य क्वांटम संख्याओं की वैल्यू दे रखी हो तो। और आप देखो इस ऑप्शन में 0, फर्स्ट, सेकंड और सभी, तो आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, आंसर आएगा इसका 4, कि चारों वैल्यू हो सकती है जब अपने पास मुख्य क्वांटम संख्याओं की वैल्यू 3 दे रखी हो तो चारों की चारों या तीनों की तीनों वैल्यू अपने पास सही होगी। इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, किसी उपकोष में उपस्थित परमाणु में निहित ऊर्जा का क्रम होगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे किसी कोष में उपस्थित परमाणु कक्षकों में निहित ऊर्जा की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है उस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि इसने पूछ क्या रखा है, सही क्रम है। और ये जो क्वेश्चन है अपने नोट्सों में भी है या जो मैंने लेक्चर बनाया है उनमें भी है। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर अपने को मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू नहीं दे रखी हो तो भी अपन बता सकते हैं। अगर वहां पे मैंने बोला था कि अगर मुख्य क्वांटम संख्या सेम हो तब ऊर्जा का क्रम क्या होगा, और अगर मुख्य क्वांटम संख्याओं की वैल्यू अलग अलग हो तो यहाँ पे ऊर्जा का क्रम क्या होगा, लेकिन इसने ऐसे ही दे रखा था। तो यहाँ पे जो ऊर्जा का क्रम होगा वो होता है सबसे पहले F की ज्यादा होगी, फिर किसकी होगी, P की, S P D, S की सबसे कम होगी, P की, फिर D की, फिर F की। ये वाला कोई ऑप्शन है क्या जिसमें S P D F की जो ऊर्जा है वो सभी में सेम होगी, S P D F। फर्स्ट ऑप्शन है अपना ऐसा है जिसमें F की ज्यादा ऊर्जा, फिर उससे कम D की, फिर उससे कम P की, फिर उससे कम S की। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन की बात करते हैं कि n बराबर अपने पास 5 है या n बराबर 2 के लिए कौन सा कथन सही है, नहीं है। n बराबर 2 के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे l की वैल्यू की कर लीजिएगा कि l बराबर 2 दे रखा है। यहाँ पे अपनी स्प्रिंट हो गई है थोड़ा सा, यहाँ पे m की वैल्यू है अपने पास m बराबर 2 है, m बराबर कितना है, 2 है, और पूछ रखा है कि के लिए कौन सा कथन सही
नहीं है, अंडरलाइन कीजिएगा, नहीं के बारे में पूछ रखा है इसने, आप सही है वो कर दो। पहले बिना क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़े बिना क्वेश्चन को सोल्व करना ही नहीं है कि पूछ क्या रखा है इसने, तो नहीं पूछ रखा है। तो आपको पता है कि अगर n की वैल्यू अपने पास 5 है तो l की वैल्यू 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। लेकिन अपने पास यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है। अगर m की वैल्यू निकालनी है तो m की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? m की वैल्यू डिसाइड करते हैं अपन प्लस l से माइनस l तक। अब अपने को ऑप्शन चेक करने कि ऑप्शन में करना क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा कि अगर n की वैल्यू 5 दे रखी है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है अपने पास, सही हो सकती है, मतलब 4 है तो ये वाला आंसर सही होगा अपना, ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पे अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि अगर उसने l बराबर 0 दे रखा है या उसने l बराबर 1 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो m की वैल्यू 2 कैसे होगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मेरे पास l की वैल्यू 0 है और l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 2 कैसे होगी, जबकि अगर मेरे पास l की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे प्लस 3 प्लस के 2 0 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 हो सकती है, जी हाँ हो सकती है। इसकी बात करो तो यहाँ पे प्लस के 2 हो सकती है, इसके लिए प्लस के 3 हो सकती है, इसके लिए प्लस के 4 हो सकती है, प्लस के 1 0 माइनस के 1 माइनस के 2 प्लस के 2 प्लस के 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और यहाँ पे अपने पास प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस 4, इतनी वैल्यू हो सकती है। तो आप देखो सभी में, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन अगर l की वैल्यू बराबर 0 रख दूं तो क्या m की वैल्यू 2 आ सकती है क्या, जी नहीं आ सकती, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, अपना आंसर जो होगा वो हो जाएगा सेकंड वाला। अपने को सिर्फ आंसर तक पहुंचना है, 4 ऑप्शन अपन को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए करना जरूरी है कि जितना ज्यादा अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे अपनी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होगी और अप्रोच जो होगी क्वेश्चनों को करने की वो अच्छी खासी बढ़ेगी या इंप्रूव होगी। ये क्वेश्चन अच्छा है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग के लिए, जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग जो निकाला जाता है वो कौन से फॉर्मूले से निकाला जाता है, इसने डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ लिया तो अपन बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के अगर चक्रण का कोणीय संवेग निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आता है √s+1 और h/2π और यहाँ पे जो s की वैल्यू होती है अपने पास वो ±1/2 हो सकती है या फिर दे भी सकता है। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट वाला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद भी रख सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो क्वेश्चन है n बराबर 6 व m बराबर 0 के साथ p कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा कि बोल क्या रखा है इसने, n बराबर 6 दे रखा है, m बराबर 0 दे रखा है, के साथ p कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। इसने पूछा है, बात कर रहा है पहले तो कक्षक की, तो इस पर अंडरलाइन कीजिएगा, अगर उपकोष की बात कर दे तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। कक्षक की बात कर रखा है और इसने अधिकतम संख्या के बारे में पूछा है, लेकिन जैसे अपने को पता लगा कि कक्षक की बात हो रही है तो कक्षक के लिए अपने पास p होते हैं या p में 3 कक्षक होते हैं जिनके लिए m की वैल्यू हो सकती है अपने पास, m की वैल्यू होती है अपने पास, p के लिए l की वैल्यू होती है 1 और जैसे 1 निकालेंगे तो प्लस के 1 0 माइनस के 1। अब ये किसकी वैल्यू हो गई, m की वैल्यू हो गई और m की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 0 और पूछ किसकी बात रहा है, कक्षक की। इसका मतलब एक डिब्बे की बात कर रहा है, एक डिब्बे की बात कर रखा है
तो आपको पता है कि अगर m बराबर 0 इसकी बात कर रहा है तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एक कक्षक में विपरीत चक्रण के साथ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अपना आंसर होगा यहाँ पे थर्ड वाला। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि कक्षक और उपकोष में अंतर क्या होता है तो आप उसका आंसर करके आओगे 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और आपका क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाएगा। इसलिए शब्दों का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि शब्द के बारे में पूछ क्या रखा है इसने। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान n बराबर 3 दे रखा है। इसके बाद में l बराबर 2 दे रखा है और m बराबर प्लस के 2 दे रखा है। m बराबर 2 दे रखा है और इसमें s की वैल्यू दे रखी है इसने 1/2। अब पूछ रखा है इसने कितने इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का मान इतना होगा। तो l की वैल्यू से डिसाइड कर ले अपन कि इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी अपने पास d की बात हो रही है और d में 1 2 3 4 और 5 होती है। +2 +1 0 -1 और ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे जो परमाणु की बात हो रही है वो हो रही है किसके लिए? L के लिए। इलेक्ट्रॉन L मतलब D उपकोष के लिए बात हो रही है और पूछ रखा है इसने कि ये वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए होगी। तो यहाँ पे आप देखेगा कि अगर मेरे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मेरे पास n की वैल्यू ये हो सकती है, l की वैल्यू भी 2 हो सकती है और m की वैल्यू कितनी हो सकती है मेरे पास +2 हो सकती है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर होगा वो आंसर होगा अपना फोर्थ वाला। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी चारों की चारों जो क्वांटम संख्याओं की वैल्यू होगी वो पॉसिबल है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो बोल क्या रखा है इसने कि एक इलेक्ट्रॉन की किसी 4D कक्षक, वापस अंडरलाइन कीजिएगा कक्षक की बात हो रही है, 4D कक्षक में है कौन सी क्वांटम संख्या संभव नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास अगर n की वैल्यू की बात करूं तो 4 है और l की वैल्यू की बात करूं तो 2 है। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप लोग ऑप्शन को देखो तो पता लग गया होगा कि अगर मैं m की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो +2 आ सकती है, +1 आ सकती है, 0 आ सकती है, -1 -2 आ सकती है। m के मान इतने आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर D कक्षक की बात हो रही है तो m के मान तो मेरे पास इतने आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और n की वैल्यू इसने दे रखी है। लेकिन l बराबर 1 कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि l बराबर जो 1 होता है वो किसके लिए होता है? वो p उपकोष के लिए होता है। l बराबर 1 जो होता है किसका मान होता है? p उपकोष का वैल्यू होती है। और यहाँ पे इसने बोल क्या रखा है? D कक्षक के बारे में बोल रखा है। और तो यहाँ पे अपना जो आंसर होगा वो आंसर होगा सेकंड वाला। यहाँ पे अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड वाला होगा। थर्ड 4D के लिए L की वैल्यू जो निकालेंगे वो 1 नहीं आती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना वो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। और मैंने बोला है कि अगर आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तब जाके आप उस क्वेश्चन को सही कर पाओगे, नहीं तो आप गलतियां कर ही दोगे उस क्वेश्चन में। यहाँ पे इसने बोल रखा है कि किसी NF कक्षक में, NF वापिस किसकी बात हो रही है? कक्षक की बात हो रही है। देश तक हो सकते हैं। फिर इसके बाद में ऑप्शन पढ़िएगा, पहला वाला 14 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, समांतर चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन और विपरीत चक्रण के
दो इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को देख के पता लग रहा होगा कि कक्षक की बात हो रही है और अपने पास एफ में कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 और ये मेरे पास 7 कक्षक हो गए। लेकिन यहाँ पे कक्षक की बात हो रही है तो कक्षक में तो चाहे एफ दो चाहे पी दो चाहे डी दो, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। तो अपना ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें चलो समांतर चक्रण के साथ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं या विपरीत चक्रण के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को जैसे इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया था तो बोला था कि यहाँ पे अपने को अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो विपरीत चक्रण के साथ 2 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। नियम भी पढ़ाए थे, तब बोला था कि एक कक्षक में विपरीत चक्रण के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो अपना आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी वाला। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि किसी भी कक्षक की बात हो रही हो, एसओ, पीओ, डीओ, एफओ, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। इसने दे रखा है यहाँ पे n का, यहाँ पे n की वैल्यू है n तथा n के मान 3p y कक्षक में 3p y कक्षक में इलेक्ट्रॉन के लिए होंगे। अपने को पूछ रखा है p के लिए और उसने कक्षक दे दिया तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने y दे दिया तो उस पे भी अपने को ध्यान नहीं दे रखा या नहीं देना है। इसको px भी कर सकता है, ये py भी कर सकता है, ये pz भी कर सकता है। आपको उससे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आगे वाली बताती है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसके लिए S P D F, तो P के लिए N की वैल्यू कितनी हो गई, P के लिए N की हो गई 1 और M की वैल्यू निकाले तो अगर M की वैल्यू निकाले तो M की वैल्यू आएगी अपने पास प्लस के 1 0 माइनस के 1, तीनों वैल्यू आएगी। अब देखो ऑप्शन में कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे N की वैल्यू सभी में, इसमें 3 है इसमें 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, यहाँ पे L की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और अपने पास L की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये वाला भी सही होगा ये वाला भी सही होगा। तथा M के मान दे रखा है इसने प्लस के 1 और माइनस के 1, तो यहाँ पे अपने पास दोनों मान आ रहे हैं, प्लस के 1 भी आ रहे हैं माइनस 1 के भी आ रहे हैं। चलो आगे क्या बोल रहा है, 1 तथा दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं है। तो अपना आंसर आना चाहिए कि 1 और सेकंड जो है वो ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। और यहाँ से अपने को ये क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। सिर्फ क्वेश्चन वही बार बार कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आने का तरीका चेंज हो जाता है कि इसने पूछ क्या रखा है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन है अपने पास कि किस कक्षक में 2 कोणीय नोडीय तल होते हैं, किस कक्षक में 2 कोणीय नोडीय तल होते हैं, एस में, पी में, डी में और एफ में। तो अपना आंसर होगा यहाँ पे डी वाला। डी वाले में 2 यहाँ पे अपने पास जो होंगे वो नोडीय तल होंगे और वो भी कौन से वाले में होंगे, वो हो जाएंगे अपने पास डी एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर वाला जो होगा उसमें 2 नोडीय तल होंगे और डी जेड जो स्क्वायर होगा उसमें इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो अपना आंसर डायरेक्ट याद रख सकते हो आप लोगों की डी में होते हैं। चलो इसके बाद में नाइट्रोजन के विन्यास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की व्याख्या का आधार है। पहले क्वेश्चन पढ़ेगा, नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की व्याख्या किस नियम के आधार पर की जाती है। तो अपना पहला नियम है ओपो सिद्धांत, कोई दिक्कत नहीं है, पाउली का अपवर्जन नियम। तीसरा है उंड का नियम और जो डी है वो है अनिश्चितता का सिद्धांत। तो अपन को बोला है कि पाउली का नियम बोलता है कि पहले अपना को ऊर्जा जो कोषों की होगी कम कोष की ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन भरना है और उसके बाद में भरना है।
तो यहाँ पे अपने पास जो होगा वो 1s2 2s2 2s2 2p3, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और लास्ट वाले की बात हो रही है तो p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, p में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब मैंने बोला था आप लोगों को कि अगर अपने को इलेक्ट्रॉन भरना है तो 3 कक्षक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर दो, एक एक इलेक्ट्रॉन को सेम चक्रण के साथ भरना है। फिर जैसे ही पूरे डिब्बे या कक्षक भरते हैं फिर विपरीत चक्रण के साथ इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करना है। तो ये कौन सा नियम बोलता है अपना, ये नियम बोलता है अपना हुंड का नियम। हुंड का नियम यही बोलता है कि आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को सेम चक्रण के साथ भरेगा, फिर जैसे ही कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरता है फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट कीजिएगा। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है अपना वो क्वेश्चन है सबसे अधिक ऊर्जा वाला कक्षक है, और ये आ गया अपना शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है तो आप लोग ऐसे भी पता लगा सकते हो कि उपकोष की ऊर्जा अगर निकालनी है तो जिसकी अगर अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम संख्याओं की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए, n की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो उसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अपन ने निकालना है किस नियम के आधार पर, n प्लस एल नियम के आधार पर। किसकी ऊर्जा, कक्षकों की ऊर्जा निकालनी है, अपकोषों की ऊर्जा निकालनी है। यहाँ पे इसके लिए n की वैल्यू होती है 3 और d के लिए होती है इसकी 2, तो टोटल कितना होगा 5। इसमें चलो यहाँ पे 5 प्लस 1 कितनी टोटल वैल्यू हो जाएगी इसकी 6 हो जाएगी, और इसके लिए 4 प्लस 0 कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, और 6 प्लस 2 हो जाएगी बराबर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आई, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू आई है 6d की, तो अपना आंसर हो जाएगा 6d। और मैंने ऐसे भी बताया है कि आप लोग देख लो सभी में मुख्य क्वांटम संख्याओं की जो वैल्यू होती है वो 6 इसी में है, लेकिन आप तरीके से सोल्व कीजिएगा। ये ऑप्शन तब आते हैं जब अपने पास एक ही टाइप के कक्षक दे रखे हो या उपकोष की बात हो रही हो, तब फिर अपने को चेक करना पड़ता है। तो इसमें अलग अलग दे रखे हैं तो आप इस तरह से निकालो। इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 6d, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 6d। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये वाला ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये वाला बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। बिना दिमाग के आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। इसने बोल क्या रखा है उस बात पे गौर कीजिएगा पहले कि अगर मेरे पास n प्लस l बराबर की वैल्यू 7 दे रखी है तो सभी उपकोषों की संख्या होती है, तो सभी उपकोषों की संख्या होती है। अर्थात अपने को यह बताना है कि अगर n प्लस l की वैल्यू अगर काउंट करनी है तो अपने पास उसकी वैल्यू सिर्फ 7 ही हो सकती है, और इतने कितनी वैल्यू हो सकती है जिनको ऐड करने पर अपने पास सिर्फ और सिर्फ 7 वैल्यू है। तो कैसे कर सकते हैं देखिएगा, अगर मैं n की वैल्यू 7 रख दूं और l की वैल्यू 0 रख दूं तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ सकती है 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर मैं वैल्यू बनाऊं तो यहाँ पे अगर 6 रख दूं और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो भी मेरे पास वैल्यू कितनी आ सकती है 7 आ सकती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इसको 5 रख दूं, यहाँ पे 2 रख दूं तो यहाँ पे मेरे पास वापस क्या आ सकती है वैल्यू 7 आ सकती है। और अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूं और यहाँ पे 3 रख दूं तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ सकती है अपने पास 7 आ सकती है। तो अब इसका जो आंसर होगा ये यहाँ पे ही हो गया कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, लेकिन बात तो ये आ गई कि 3 प्लस अगर 4 कर दें तो उसकी वैल्यू भी तो 7 हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे 3 प्लस 4 कर दूं तो इसकी वैल्यू भी तो 7 है, दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर मैं इसकी 2 प्लस 5 कर दूं तो भी इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है 7 हो सकती है, और अगर 1 प्लस 6 कर दूं तो भी इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है अपने पास 7 हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, वापस क्वेश्चन को अपने को बार बार रिपीट होता है कि यहाँ पे ये किसकी वैल्यू दे रखी है n की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू दे रखी है l की वैल्यू। तो n की वैल्यू कुछ भी हो अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि n की वैल्यू और l की वैल्यू कभी भी समान
जैसे देख रहे हो आप, तो n की वैल्यू तो 3 है और l की वैल्यू की संख्या अपने पास 4 हो गई, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद अगर नीचे चलते हैं तो l की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर इसके बाद में l की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। और मैंने बोला है कि अगर n की वैल्यू अपने पास 7 है तो l की वैल्यू 7 से या यहाँ पे कम होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा n और l की वैल्यू अगर समान आ गई तो समझ लेगा कि वो जो आंसर होगा वो बिल्कुल गलत होगा या रॉन्ग होगा। तो कितनी वैल्यू बनी यहाँ पे, 1 2 3 और ये बन गया 4। क्या कोई ऑप्शन है क्या इसमें? जी हाँ, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जिसमें वैल्यू दे रखी है 4, तो अपना आंसर हो जाएगा यही वाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आ गया अपना शानदार क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको नियम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि नियम क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है इसने, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है कि किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। बहुत सीधे क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चनों को करो तो सिर्फ 5 सेकंड नहीं लगेंगे आपको क्वेश्चन करने में, जिसमें आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर सकते हो। और आगे भी सीखेंगे कि किस तरह से 5 से 10 सेकंड में आंसर दिए जा सकते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को। वो अपने को भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, देखते जाओ कैसे क्या होता है। यहाँ पे बोल रखा है ये विन्यास है उल्लंघन करता है, मतलब किसका उल्लंघन करता है, मतलब ये जो नियम के दे रखे हैं उनमें किसकी बात को नहीं मानता है। तो यहाँ पे पहला है हुंड का नियम, दूसरा है अपने पास पाउली का पोर्जन नियम, और थर्ड है अपने पास ओबाव के नियम, और फोर्थ है अपने पास n+l का नियम। तो n+l का मान तो सिर्फ ऊर्जा के बारे में बताता है कि किस उपकोष की ऊर्जा ज्यादा होगी। ओबाव का सिद्धांत इलेक्ट्रॉन भरने के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरा जाता है। पाउली का पोर्जन सिद्धांत ये बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू जो होगी वो समान नहीं होगी। चारों क्वांटम संख्याओं की जो वैल्यू होगी वो अपने पास समान नहीं होगी। कौन बताता है वो? किन्हीं परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। यहाँ N L M और एक अपने पास हो गई S, यहाँ पे लिख सकते हो S की बात हो रही है। तो आपको मैंने बोला था कि हुंड बोलता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बन रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बने, इसने 1 और ये 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बने, इसमें 1 और ये 2। जब बात आ रही है इसकी पी कक्षक की बात हो रही है तो हुंड बोलता है कि सेम चक्रण के साथ आप एक इलेक्ट्रॉन भर दो। तो यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4। तो यहाँ पे इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए था, लेकिन उसने इस डिब्बे को या इस कक्षा को खाली छोड़ दिया और 2 इलेक्ट्रॉन आगे वाले में भर दिए। तो ये किसका उल्लंघन हो गया? ये नियम उल्लंघन हो गया, हुंड के नियम का उल्लंघन हो गया। तो अपना जो आंसर होगा वो आंसर होगा फर्स्ट वाला, अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा अपना आंसर फर्स्ट वाला। बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से अपने को ऑप्शन आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, डी विन्यास। D9 विन्यास से उत्पन्न कुल चक्रण क्या होगा? चक्रण की पूछ रखा है इसमें, ध्यान दीजिएगा चक्रण की। और आपको पता है चक्रण जो होता है वो होता है ±1/2, ये वाली बात होगी। चलो इसमें चलते हैं, ऑप्शन दे रखा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो अपन क्या करते हैं, D9 विन्यास दे रखा है तो D में कितने कक्षक दे रखे हैं इसने? D में दे रखा है इसने 5, और 5 में कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं? 9। 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो गई कि यहाँ पे चक्रण की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे निकालते हैं। कि अगर मेरे पास इस एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर मैं +1/2 मानता हूं, तो अगला अगर अपोजिट है तो इसकी मेरे को -1/2 मानना पड़ेगा।
इसकी कितनी मानना पड़ेगा, -1/2 जो होगी वो वैल्यू माननी पड़ेगी। अब आप लोग इस एक सच से ही समझा देता हूं, इधर लेके आ रहा हूं इसको, कि अगर मैंने इसमें +1/2 वैल्यू माना तो इसकी मुझे क्या करना पड़ेगा, -1/2 करना पड़ेगा। अब प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये कैंसिल आउट कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसमें तो 0 ऑप्शन ही नहीं है। और अपन से पूछ क्या रखा है इसने, पूछ क्या रखा है, कुल चक्रण क्या होगा, टोटल चक्रण की पूछ रखा है इसने। तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला भी कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला भी कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला भी क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन अपने पास लास्ट के कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जिसका चक्रण मानेंगे अपन 1/2। उसका चक्रण क्या मानेंगे अपन, 1/2। तो यहाँ पे 1/2 जो ऑप्शन दिख रहा होगा वो ऑप्शन है अपना फर्स्ट वाला। वो ऑप्शन क्या होगा, अपना फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना सही हो जाएगा। वो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन किसकी बात हो गई, चक्रण की। अच्छा सा क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेगा। ये बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है जी, ये बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है कि क्रोमियम 24 की मूल अवस्था, मतलब उसकी जो नीचे वाली अवस्था है, जिसे ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, में युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों की संख्या पूछ रखी है उसने। किसकी संख्या पूछ रखी है, कक्षकों की संख्या पूछ रखी है उसने। तो आप इसको दो टाइप से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक टाइप ही बता रहा हूं। तो यहाँ पे कक्षकों की बात कर रहे हैं, तो पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। यहाँ पे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो कि यहाँ पे होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इधर हो जाएगा अपने पास 3d5 4s1। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इसमें आप देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है और इसमें यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ इनकी बात करूं अगर यहाँ तक, तो अपने पास पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होंगे, या यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो युग्मित मिलेंगे, लेकिन जो ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने पास अयुग्मित अवस्था में मिलेंगे। भर के भी देख सकते हो आप यहाँ पे कि 5 में 1 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी n बराबर 5, और s में अपने पास 1 है जो है सही। तो अपने को इलेक्ट्रॉन तो काउंट करना नहीं है, काउंट करना क्या है, कक्षकों की संख्या। तो यहाँ पे आप लोग काउंट कीजिएगा कि इसकी संख्या अपने पास इसकी कितनी होती है 1, तो 1 कर दिया। इसकी संख्या कितनी हुई 1 के लिए, इसके लिए 1 हो गया, प्लस इसमें भी 1 होती है कक्षक की संख्या, p में कितनी होती है 3 होती है, फिर s आ गया 1, फिर इसके बाद में p आ गया, p में वापस कितनी होगी 3 हो जाएगी, फिर d आ गया, d में कितनी होती है 5, और फिर क्या आ गया s, तो s की कितनी हो जाएगी 1। टोटल योग करके देखो, देखिए क्या आ रहा है, तो 2 5 6 6 3 9 10, टोटल योग कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 15। अर्थात 15 कक्षकों की संख्या है क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं तो। क्या इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है क्या जिसमें अपने पास 15 ऑप्शन है जी, इसमें ऑप्शन दे रखा है थर्ड वाला, तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अर्थात इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी, इसमें कक्षकों की संख्या होगी 15 या 15। आगे चलो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड जो है चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन है अपना, ये इतना अच्छा है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दिमाग होना बहुत जरूरी है, और दिमाग से ज्यादा सोचने की क्षमता होना बहुत जरूरी है कि बोल क्या रखा है इसने, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रखा है इसने कि n बराबर, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, n बराबर Na बराबर 11,
मतलब सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11 के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या होगी। तो यहीं पे बच्चे मात खा जाते हैं कि पूछ क्या रखा है इसने। क्वेश्चन अगर n, l और m की वैल्यू दे रखी तब तो आसान था, एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है क्या? क्वेश्चन किसी भी टाइप के बना सकते हैं, वैल्यू सेम होगी। तो इसने पूछा है कि सोडियम 11 है, उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या क्या होगी, अर्थात उसने पूछा है कि जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूछ रखा है इसने। तो आपने को पहले क्या लिखना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या। तो पहले लिखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन और 3s1। जी हाँ, यहाँ पे अगर काउंट करते हो तो यहाँ पे 11वां इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 3s1 में आ रहा है। तो यहाँ से m की वैल्यू अपने पास 3 आ जाएगी, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 0, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे m की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0 और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1/2। यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ गई डायरेक्ट। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s बराबर 1/2 दे रखे हैं। देखो देखते हैं क्या आ रहा है इसमें। यहाँ पे l की वैल्यू ये गलत हो गया, ये वाला भी क्या हो गया, l की वैल्यू गलत हो गया। यहाँ पे n3 है, m0 है, यहाँ पे ये वाला भी, ये वाला अपना आंसर सही हो जाएगा क्योंकि इसने l बराबर 0 दे रखा है। लेकिन अगर 0 दे रखा है तो m बराबर 1 नहीं होगा, क्योंकि अपन वैल्यू किससे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं l के मान से। किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पे आधारित है कि ये पूछ क्या रखा है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये क्रोमियम है, यहाँ पे Cr है, क्रोमियम के 19वें इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है के लिए क्वांटम संख्याओं के मान निम्न में से कौन सा समूह सही है। दूसरी बात हो रही है कि सही के बारे में पूछ रखा है इसने, वहां पे नहीं के बारे में भी पूछता है। तो बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन जैसे सोल्व करते हैं डायरेक्ट आ गया, लेकिन उसने वहां पूछ रखा था नहीं है, नहीं पे तो ध्यान दिया ही नहीं, तो उस पर अंडरलाइन कीजिएगा कि सही के बारे में पूछ रहा है या नहीं के बारे में। अब इसने पूछ रखा है 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वापस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s2 और ये हो जाएगा अपने पास 3d5 चलो अब इसमें काउंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह पहले किस में भरा गया था। तो पहले 19वें इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं कि कौन से उपकोष में गया हो। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 10 हो गए, इसके बाद में 12, इसके बाद में यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसने क्वेश्चन में पूछ रखा है 19वें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, अर्थात अपने को किसकी बात हो रही है 4s1 की बात हो रही है। और 4s1 के बाद जैसे ही पता लगा तो अब अपने लिए आसान हो गया इनकी वैल्यू निकालना। तो n की वैल्यू अपने पास n बराबर 4 आएगी। s के लिए l की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, l बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगी, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और s की वैल्यू हो जाएगी ±1/2। ऐसी कोई ऑप्शन दिख रखा है जिसमें n का मान 4, l का मान 0, m का मान 0 और s का मान 1/2 में आ रहा हो। तो देखते हैं जी, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी ही गलत हो गया अपना, ये तो देखना ही नहीं है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है 0 आ रही है, जबकि यहाँ पे l की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 1। तो अपना ऑप्शन आगे देखो ही मत, पहले ही राइट हो जाएगा। अगर इन क्वेश्चनों को अपन 5 सेकंड के अंदर भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वापिस अपने को क्या है प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, इसलिए पूरे ऑप्शन सोल्व कर रहे हैं, नहीं तो पूरे ऑप्शन को सोल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती, उसके पहले अपना आंसर आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 3p कक्षक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय सही है। वापिस पूछा है इसने समुच्चय या अपन बोल सकते हैं जोड़ा, और बात हो रही है सही के बारे में कि सही है या गलत है, और दे रखा है इसने 3p के कक्षक के लिए। इसको इधर लेके आओ, 3p कक्षक की बात कर रहे हैं। थ्री पी कक्षक की बात कर रहे हैं, तो 3p हो गया इधर, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ गई 3, और n की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस के 1 0 माइनस के 1, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 1/2। तो l की वैल्यू किस में आ रही है, l की वैल्यू। अब देखना है इस क्वेश्चन को किस तरह से काटते हैं। अगर आपको थोड़ा सा काटना नहीं आ रहा हो तो देखना इस क्वेश्चन में कि मुझे तो सिर्फ जैसे p लगा तो मुझे तो l की वैल्यू का पता लगे कि l की वैल्यू अपने पास 1 आएगी। तो यहाँ पे देखेगा इस ऑप्शन में l की वैल्यू 2 है क्रॉस, इसमें 0 है क्रॉस, इसमें 0 क्रॉस, सिर्फ एक वैल्यू को देख के अपन ने इसका आंसर कर दिया कि इसका आंसर इस तरह से होगा। ऐसे पूरे ऑप्शन को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन अपन कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए कि किस तरह से क्वेश्चनों को किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, और अपने पास जो सोल्व किया था वो वैल्यू आ गई ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। यहाँ पे क्रोमियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन को हटाने पर, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, अगर हटा रहे हैं तो प्लस चार्ज आना चाहिए, इसमें माइनस दे रखा है। तो यहाँ पे अपने पास क्रोमियम जो होगा वो क्या होगा +2। अगर चार्ज आ जाए तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रखा है इसने। तो अपने को क्या आना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हो जाएगा क्रोमियम। यहाँ पे क्रोमियम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3d5, इधर 4s1। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। लेकिन इसने बोला क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने के पर अपने पास क्रोमियम 2+ बन रहा है, और उसमें फिर निकालना क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन एक इसमें से निकालेंगे, अभी एक इलेक्ट्रॉन निकला है और अपने को निकालने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसमें से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d4। अब कुछ नहीं करना, d4 में अपने को इलेक्ट्रॉन भर देना है। इलेक्ट्रॉन कितने, वैल्यू कितने इसकी 4, 1 2 3 ये 4। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ रही है 4। आप बोल सकते हो n बराबर कितनी होती है 4। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें 4 दिख रहा है, तो जी हाँ, अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें n की वैल्यू अपने पास 4 आ रही है। तो ये अपना यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 17 है तो क्लोरीन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन उसने बता नहीं रखा कि क्या है। तो ऐसे कक्षकों की संख्या कितनी होगी जिनके संयोजी कोष, अंडरलाइन कीजिएगा, संयोजी कोष का मतलब सबसे बाहर की तरफ वाले कोष की बात हो रही है, में इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अपने को पहले आना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लिख डालो 1s2 2s2 2p6 3s2, और इधर कितना हो जाएगा 3p 3p5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3p5 हो जाएगा। और इसने पूछा है कि कक्षकों की संख्या कितनी होगी जिनमें संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन के युग्म होंगे, जोड़े होंगे, मतलब कितने होंगे, तो अपने को निकालना है। तो यहाँ पे जैसे p की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 1 2 3 4, ये अपने पास 5 हो गया। इसके बाद में कितने युग्म होंगे, अपने पास युग्म कितने आ गए, पेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, अपने पास पेड इलेक्ट्रॉन आ गए 2। कितने आ गए 2। तो क्या इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें 2 है, आंसर 2 है।
इसमें आंसर होगा 2 वाला। अब इनको दिमाग में ये चीज आ गई कि यहाँ पे यही काउंट क्यों किए, यही काउंट क्यों किए, इनको काउंट नहीं क्यों किया गया। तो मैंने बोला है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि सबसे बाहर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके बारे को, या फिर जो सबसे आउटर और मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सबसे बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताते हैं। तो अपना ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा सेकंड वाला। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने दे रखा है पहले कि एक संक्रमण धातु है अर्थात ट्रांजिशन मेटल है जिसका X मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, X मान लिया तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे मिसप्रिंट हो रही है, ऑर्गन 3d5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऑर्गन 3d5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा ये बताना अपने को। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की भी अच्छे खासी नॉलेज है तो ऐसे ही लगा सकते हो कि इसका आंसर 26 होगा। 26 क्यों हुआ इस चीज को देखेगा। मैंने शॉर्ट में आपको लिखाया था कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, और आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है D6, इसका D7 और इसका D8, और इसके इधर आते हैं 4s2, सभी में 4s2 सबसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे और वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसने +3 ऑक्सीकरण अवस्था की बोल रखा है, तो आपको पता है कि अगर +3 लग रहा है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। अब दे किसको ये पता नहीं है, लेकिन इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, 4s2 निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूँ तो ये आ जाएगा ऑर्गन 3d6 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे निकल गए, लेकिन अभी 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3d5 बन जाएगा। अब जैसे ही 3d5 बना तो आप मैच करवा लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो उसने दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26, अर्थात वो परमाणु क्या होगा, आयरन होगा। इसके बाद में बाह्यतम कक्ष, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप बिल्कुल गलतियां करोगे, बिल्कुल गलतियां करोगे, लेकिन गलती कहाँ पे होगी इस चीज की ध्यान दीजिएगा। बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 हो तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न में से कौन सा होगा। तो अपने को पता है कि सभी के सभी बाह्यतम जो कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसमें भी जा रहा है 29 की बात करूं तो इसमें 4s1 आता है, इसमें कितना आता है 4s1 आता है, और इसमें भी क्या आता है 4s1 आता है। अगर आप डायरेक्ट ही निकाल रहे हो तो इसका ऑप्शन बिना सोल्व किए हुए ही लगा दें, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एकमात्र ऐसा परमाणु दे रखा है या परमाणु क्रमांक दे रखा है जिसके सबसे बाहर की तरफ अपने पास जो होता है वो 4s2 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जबकि सभी के सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1-1 है, और ऊपर क्या दे रखी है 4s2 होनी चाहिए, और 4s2 किस में आती है 30 में। अर्थात अगर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो ऑर्गन 3d10 ये हो जाएगा 4s2, सबसे बाहर की तरफ मैच कर लीजिएगा, आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन करने अपने को। चलो अगला क्वेश्चन है अपने पास, वो है आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, सभी के लिए L की बराबर 2 में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की पूछ रखा है। अब इसने यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, युग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रखा है, इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन की संख्या का, और इसने टोटल क्या पूछ लिया, योग पूछ लिया। क्या पूछ लिया इसने, योग पूछ लिया। तो L बराबर 2 किसके लिए होता है, D के लिए होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपने को क्या करना है, आयरन 2+ है, कोबाल्ट 2+ है, निकल 2+ है, और इसका शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखना है। तो D6, D7 और ये हो गया अपने पास D8। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो, सभी में अपने को इलेक्ट्रॉन भरने 1 2 3 4
1 2 3 4 5, ये बन गया 6। इसमें अपने पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये मेरे पास 7। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें अपने को 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर दिया और सभी में अपने ने इलेक्ट्रॉन भी भर दिए या फिल कर दिए। अब पूछ क्या रखा है इसने, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है, इसमें आपको दिख रखा होगा या दिख रहा होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। इसमें कितने हैं, 2। इसमें एक तो ये वाला, एक ये वाला, टोटल कितना हो गया 4। और इसमें कितना हो गया 1 2 3, और 3 में 1 में 2 है तो टोटल कितना हो गया 6। तो यहाँ पे अपने पास टोटल कितना हो गया 12। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें 12 है? ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या जिसमें अपने पास 12 आ रहा है? तो जी हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप बिल्कुल पहले अप्रोच के साथ क्वेश्चन कीजिएगा, उसके बाद में ऑप्शन में कंफ्यूजन होना ही नहीं है। ऑप्शन कुछ भी दे दे अपने को, ऑप्शन अगर ऑप्शन के बारे में उनको बार बार देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन अपने को ये ऐसा करना ही नहीं है। अपने को डायरेक्ट पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन होगा क्या इसका। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करवा दिया है मैंने, फिर भी एक बार आप लोग अब डायरेक्ट देख लीजिएगा इसको। इसने पूछ रखा है कि आयरन 26 के लिए 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू क्या होगी। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए आयरन का 1s2 2s2 2p6, इधर 3s2 3p6 4s2 और ये 3d6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब पूछ क्या रखा है इसने 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पहले 20 इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिएगा कि वो आ किसमें रहा। जब अपन यहाँ से और यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को काउंट करते हैं तो ये अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो इनके बारे में तो पूछ नहीं रखा। और 4s की बात कर रहा हूं तो इसमें 19वां इलेक्ट्रॉन भी है और इसमें 20वां इलेक्ट्रॉन भी है, तो उसने पूछ किसके बारे में रखा है 20वें इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो जैसे ही 20वें इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रखा है तो 4s2 को बाहर निकाल लो। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, n की वैल्यू आ गई 4, और l की वैल्यू s के लिए कितनी आती है 0, और m की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे 0, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। किस ऑप्शन में क्या ये दिखाई दे रहा है क्या आपको कि n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू अपने पास 1/2 आ रही है। तो आप सिर्फ एक ऑप्शन को देखो कि 0 पास में आ रहा है, तो यहीं पे अपना आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आज अपन ने कुछ प्रॉब्लम की है कि प्रॉब्लम सिर्फ आप लोगों के साथ लग रहा होगा कि सिर्फ क्वांटम से या क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड और नियम से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन के बनने के नियम से रिलेटेड ये पूरे के पूरे जो है प्रॉब्लम आपके सामने आई है। तो यहाँ पे एक बात को आप नोट कीजिएगा कि जब केमिस्ट्री में अपन सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लिया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से वो अलग क्वेश्चन देगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में वो मिक्स कर सकता है और मिक्स करने के बाद आपको देखना रहेगा कि इसका सोल्व कैसे करना है। आपको सीधा क्वेश्चन केमिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ही बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना आता यहाँ पे तो क्या यहाँ पे इनको सोल्व कर पाते क्या, जबकि ये तो टॉपिक ही अलग है, ये तो टॉपिक ही अलग है। ये तो अपने क्वांटम संख्याओं में पढ़ा था और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने अलग में पढ़ा था। यहाँ से इस चीज को आप ऑब्जर्व करना कि केमिस्ट्री में टॉपिकों का मिक्स कर सकता है वो, और अपने को टॉपिक आना जरूरी है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आया तो फिर आप नहीं कर सकते। यहाँ से दिक्कत क्या हो जाती है, अपने को जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आज के लिए इतना है और
लाइक कमेंट्स कर दिया करो। और अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कुछ गलती रह जाती है या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर दिया करो। उससे क्या होगा, पता लग जाएगा कि कहाँ पे गलती हो चुकी है, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।